thank you so much, sir, for sparing time with Judiciary Gold over this session. So, sir, as far as I know, you are a graduate from NLU Odisha, and you have been in service since 2019, Right. right? Sir, अभी कहाँ posted हैं आप? Right now, I am posted at Satna District Headquarter, ठीक है. Madhya Pradesh itself. हम्म. So मेरी ट्रेनिंग भी यहीं चालू हुई है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी फर्स्ट रेगुलर पोस्टिंग भी सतना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही हुई थी. अच्छा, ओके. तो तब से ही कंटिन्यू कर रहे हैं. सो सर, आपने कब सोचा था कि मतलब आपको जुडिशरी करना है? जुडिशरी एक्चुअली इट गोज बैक टू द इंटर्नशिप डेज. NLUs में एक्चुअली ऐसा कल्चर होता है कि हर 6 मंथ्स के बाद आपको एक इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है. तो उन इंटर्नशिप्स के दौरान एक्चुअली माय अप्रोच वाज अ लिटिल डिफरेंट. आई वाज एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस रादर देन गोइंग फॉर वन. तो हर इंटर्नशिप के बाद उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करके मैं सोचता था कि वेदर इट इज माय कॉलिंग और नॉट. तो मतलब ये किया, नहीं मजा नहीं आ रहा यार, इसमें तो नहीं हो पाएगा आगे. तो फाइनल ईयर तक मैंने करीब 10 इंटर्नशिप्स कर ली थी, जिसमें कि 3 कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स थी, 2 लिटिगेटिंग फर्म्स की इंटर्नशिप थी. तो उन्हीं को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा 9 to 9 जॉब ऐसा हो नहीं पाएगा. और उसके बाद जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है, तो मेजरली वो कारण था कि आई वेंट फॉर जुडिशरी. बट प्रेशर काफी क्या फैमिली और वगैरह, मतलब NLUs have a culture of corporate, that is well known fact. I myself being from NLU भोपाल, I can मतलब relate कि हाँ ये चीज रहती है कि प्लेसमेंट में नहीं जा रहा प्लेसमेंट. So did you set for placement या फिर all together उसको skip किया था? No, I did went. you convince your family कि नहीं मेरे को well उसमें convincing की जरूरत नहीं पड़ी होगी because जज बनना है. Actually, I am a first generation law student from my अच्छा, family. इससे पहले को मेरे फैमिली में कोई ना ही लॉयर है ना है जज है. तो आई वाज द फर्स्ट वन जो लॉ एज अ सब्जेक्ट जिसने चूज किया था. तो उसके बाद जो लिटिगेशन का एक यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं, तो बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर वो ऑप्शन तो सबसे पहले ही मैंने एलिमिनेट कर दिया था. अदरवाइज my whole life would have been a struggle. True that. Corporate, क्योंकि I belong to Kareli तहसील, which comes from नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट. तो बहुत ही छोटी जगह से मैं आया था, तो एकदम जो कॉर्पोरेट कल्चर है, that was not attracting me at all. Right. तो वही जो एलिमिनेशन के बाद जुडिशरी, मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी एस्पिरेशंस हैं एक जॉब को लेकर, वो इससे मेरी फुलफिल होती दिख रही हैं. बाकी रिस्पेक्टफुल जॉब है, हैंडसम पे है, हर चीज है. तो आफ्टर दिस टाइम, मतलब 2019 से अभी 2022 तक में, सो डू यू फील इट इज फुलफिलिंग जिस तरीके से आपने सोचा था? इट्स टर्निंग आउट दैट वे. Absolutely. It's turning out that I cannot ask for more. I would say I cannot ask for more. तो मैं तो मतलब I usually tell my students कि whenever they ask कि भाई why judiciary, so there is one example that I give, and it's unrelated to the interview for now, but I just wanted to share it with you. कि I say कि in initial time, in medieval times, there were kings जिनके 2 functions होते थे: making laws and policies and judgment देना. So judgment देने का काम is now of the judge. So essentially it's a sovereign function of the king which you are doing. So while pronouncing all these judgments, do you also feel that way? हाँ, I'm doing some job which is a very specialized task which nobody else could have. Yes, absolutely. In fact, I would agree to what you said. As a job उसको देखने की जगह it's more of a service. Right. And the salary and the other parts are just incidental to what we are doing. Right. It's more of the satisfaction that counts. Right. Every day जब भी कोई जजमेंट लगा होता है, कोई ऑर्डर पास करना होता है, तो it gives a certain amount of satisfaction कि what you are doing is right. तो बाकी आई वुड से कि जो आपने एक बात कही कि एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है सबसे ज्यादा, मतलब मेरा मानना वही था कि मैं जॉब ऐसी चूज करूं जिसमें मुझे वो जॉब ना लगे. Right. मुझे डेली सुबह उठने में उसमें कष्ट ना हो कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है. That's very nice. तो आपने तैयारी कब से शुरू करी थी सर? Actually, after I graduated, my last internship was in LKS, लक्ष्मी कुमारन इंस्टीट्यूट. डायरेक्ट टैक्सेशन का वो था. तो वहां से मुझे एक ऑफर भी था PPO का, बट
वही मुझे इंटर्नशिप से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं लेना है। तो उसके बाद मैंने एमपी हाई कोर्ट में कुछ दिनों के लिए एज अ जूनियरशिप भी काम किया फॉर 1.5 मंथ। तो वहाँ भी मुझे समझ में आया कि नहीं, ये भी अपने से नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन के 5-6 महीने बाद से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, और 1 होल ईयर मैंने फिर एक स्ट्रेटेजिक कोर्स किया उसका। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने अपना घर से ही सेल्फ स्टडी करके फिर सेकंड अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन हुआ था। तो आज भी सर मतलब उत्तराखंड का पेपर था बच्चों का, एंड असम का पेपर था कुछ बच्चों का, एंड सीट्स काफी कम आती हैं। यूके में भी हम जानते हैं करीब 8-12 सीट्स, करीब 8 to 12 सीट्स थी। तो देयर वुड बी सेवरल स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन वाज वेरी ऑन पॉइंट, बट दे वुड नॉट बी, जरा सा रह गया वाला पार्ट जो रहता है ना कि हाँ यार 1 नंबर कम रह गया या 2 नंबर कम रह गए। सो दैट बिकम्स वेरी डिसहार्टनिंग एट टाइम्स। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट दीज स्टूडेंट्स टू हैव इन माइंड to deal with this and go forward? Actually, what my strategy was a little different. मैंने क्या किया था कि मैं समय समय पर अपनी इंस्पिरेशंस चेंज करते रहता था। अच्छा। लाइक जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दे रहा था तो मैं उन लोगों को एस्पायर करता था जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज से निकलते ही एग्जाम क्लियर कर लिया था। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके उन लोगों को एस्पायर करने लगा जो 7-7, 8-8 साल से तैयारी कर रहे थे। तो वही है, थोड़ा सा आपको अपना इंस्पिरेशंस चेंज करनी पड़ेगी। बाकी ये समझना बहुत जरूरी है कि आप मेहनत जो करते हो वो तो है ही, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर भी है इस एग्जाम में, क्योंकि कंसीडरिंग द कंपटीशन सीट्स आर वेरी लिमिटेड। उन सीट्स के लिए बहुत काफी मल्टीपल में लोग अपीयर होते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता है। तो मेरे हिसाब से बस ये है कि अगर आपने ठान लिया है कि करना है तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। डिटर्मिनेशन एंड द राइट माइंडसेट, ये दो वर्ड्स में बता पाओगे, है ना? चलिए, सो आपके हिसाब से ये पेपर ऑल टुगेदर इज इट एन इजी जर्नी फॉर द प्रिपरेशन या फिर मुश्किल होता है निकाल पाना? इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, बट फॉर यू। राइट। फॉर मी आई वुड से कि इट इज नॉट इजी, बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फर्स्टली वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बोला कि कंसीडरिंग द कंपटीशन अभी जितना है, मतलब अगर आप बहुत इजी पेपर भी रख दोगे तो कंपटीशन तो आपके लिए उतना ही है, तो हर आदमी के लिए वो चीज इजी हो जाएगी। तो आई वुड नॉट से कि ये इजी है, बट ये है कि क्योंकि सिलेबस आपका लिमिटेड है तो देन यू हैव अ बेटर चांस टू सक्सीड। राइट, सिलेबस लिमिटेड है, एंड जो जितने लोग दे रहे हैं फॉर एज कंपेयर टू यूपीएससी जिसमें हर ग्रेजुएट दे सकता है, यहाँ यू आर कॉम्पिटिंग जस्ट विद द लॉ ग्रेजुएट्स। सो ये कुछ एरियाज है जहाँ फिल्टर लगने के कारण बस आप ये कह सकते हैं कि एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम हो सकती है, बट आई वुड नॉट से कि इट्स इजी। राइट। तो जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो डिड यू स्टार्ट विद द प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पहले कि फिर मैं मेंस देख लूंगा फिर मैं इंटरव्यू देख लूंगा, या फिर डायरेक्टली यू वर फोकस्ड ऑन मेंस, या ऐसे कोई ब्रॉड स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? मैंने एक्चुअली साइमल्टेनियसली प्री मेंस दोनों के लिए साथ साथ तैयार किया था। बिकॉज होता क्या है कि प्री के रिजल्ट के बाद यूजुअली जो हमारे टाइम पैटर्न चलता था, केवल 45-50 डेज का टाइम मिलता था मेंस के लिए अपीयर होने से। तो वो उतना टाइम सफिशिएंट नहीं होता कि आप उसके लिए केवल 12 सब्जेक्ट का मेंस के लिए प्रिपेयर कर लो, जजमेंट राइटिंग प्रिपेयर कर लो, देयर आर अदर थिंग्स। तो मैंने तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ प्रिपेयर करी थी, बट ये किया था कि जब प्री का नोटिफिकेशन आ गया देन आई फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स। अच्छा, फिर मेंस के एस्पेक्ट से मैंने पढ़ना थोड़ा कम कर दिया था। नोटिफिकेशन के बाद से पेपर तक आई वाज टोटली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स। बाकी आपको साथ में ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतना कम टाइम रहता है मेंस के लिए, वो सफिशिएंट नहीं होता है। राइट। सो जब आप प्री और मेंस मतलब दोनों के पर्सपेक्टिव से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेक्शंस को लिंक करके पढ़ना। फॉर एग्जांपल देयर आर सेवरल सेक्शंस सीआरपीसी जो हम सीपीसी से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को इशू आता है कि ये लिंक करना समझ नहीं आता, पॉइंट 1। पॉइंट 2 अगर समझ आ जाए तो वो याद नहीं रहता। तो इसके लिए आप क्या टिप दे पाओगे? इसके लिए एक्चुअली आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे लिंक करें, बट जॉब में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस समय क्यों नहीं समझ में आता था, ये तो इतनी इजी है। दैट मेक्स सेंस। बट ये है कि तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ उसके लिए कि आप उसको वैसे केवल याद सेक्शन बाय सेक्शन याद करने की बजाय उसको
किसी एग्जाम्पल से रिलेट करके देखें, मतलब अपने मन में एक थोड़ा सा पिक्चराइजेशन कहानी टाइप की कुछ अगर उसके संबंध में बना लें तो वो एक इजी हो जाता है। मतलब उसकी रूट अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अपन क्यों लिंक कर रहे हैं, क्या इसका पर्पस है। बाकी अगर आप वैसे केवल पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे कि इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद वो पढ़ना है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो आपको याद रहेगा, उसके बाद आप शायद भूल जाएंगे। मतलब रटने से काम नहीं चलेगा, अपने को कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब चीज को अंडरस्टैंडिंग समझ आपको गए। सबसे ज्यादा काम आती है इंटरव्यू में। अच्छा, अगर आपने रट लिया है तो इंटरव्यू में वैसे सवाल आपसे करेंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। राइट, क्योंकि वहां केवल इंटरव्यू इज मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड, वहां पर आपका लॉ का नॉलेज नहीं जानना चाहते कि आपको कितना रटा हुआ है। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्रेन्ड द स्टूडेंट्स एंड सीन द स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके बेसिस पे। एनीवेज, तो आपने जब तैयारी करी थी तो उस समय क्वेश्चन सॉल्विंग वर्सेस रीडिंग एंड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, किसका ज्यादा वेटेज आप समझते हो दोनों में से? मैंने एक्चुअली उसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ा था कि पहले अंडरस्टैंडिंग आप अपनी पूरी डेवलप कर लीजिए, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। एक बार आप सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग पे दे देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम उतना ही कम हो जाएगा। राइट। तो मेरे अनुसार दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बस उसकी क्रोनोलॉजी सही होनी चाहिए। तो पहले एक चीज समझ के उसके सवाल लगाए, फिर दूसरा, इस तरीके से। राइट। ठीक है। एक थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था या कौन सा है फॉर दैट मैटर? My favorite subject was CRPC and MPLRC. MPLR, that's Yeah, surprisingly actually बहुत से लोगों का नहीं होता है ये सब्जेक्ट, बट मैंने पहले ही बताया था कि मैं काफी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे घर पे मेरे फादर किसानी ही करते हैं, तो मैं उस सब्जेक्ट से बहुत रिलेट कर पाता था। Right. जो चीजें इसमें हैं, खसरा खतौनी, ये सब मैंने बचपन से देखी रही है, तो मैं काफी रिलेट कर पाता था उनसे, इसीलिए दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। अच्छा, इवन इन MPLRC अब आपने जैसे 2018 में और 2019 वाला एग्जाम दिया होगा, राइट? तो 18 में पेपर देने के कुछ ही टाइम पहले MPLRC तो बहुत हद तक चेंज हो गया था। सो उस मतलब उसका अमेंडमेंट एक्ट ही इतना मोटा था कि उसको खरीदने की जगह आदमी नया बैरक खरीद ले, वो ज्यादा बेहतर था। सो वो उसने आपकी प्रिपरेशन पे कैसा इम्पैक्ट डाला? यही सेम चीज SRA के साथ भी हुई थी। उसमें ऑल्दो सब्सटैंशियल अमेंडमेंट्स नहीं थे, बट कंसीडरेबल अमेंडमेंट्स थे। तो ये था कि उस समय तो हम लोग ये भी डाइसी थे कि ये नया जो चीजें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं उसके बारे में भी सवाल आ सकते हैं, या ये केवल ओल्ड बैरक से पूछा जाएगा। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर बोथ दी थिंग्स। अच्छा, ओके। माय अप्रोच वाज कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जस्ट इन केस, मतलब प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। राइट। अगर ये भी आ जाता है तो आई विल बी एबल टू आंसर इट। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अमेंडमेंट्स का तो ऐसा है कि वो तो पूरी लाइफ चलते रहेंगे। अब मेरी जॉब में आने के बाद ही इतनी सारी चीजें बदल गई हैं। बट वो तो कंटिन्यूअस एक लर्निंग प्रोसेस है सर, उसको तो सीखते रहना। तो आपने जितने दौरान प्रिपरेशन करी, आपके अकॉर्डिंग व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मेंटर और अ गाइड एज कंपेयर टू योर सेल्फ स्टडी? मतलब सेल्फ स्टडी इज अपने आप में इम्पोर्टेंट, उस दैट इज इनएविटेबल, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मेंटर और अ गाइड ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन? काफी इम्पोर्टेंट है आई वुड से, क्योंकि मेरी प्रिपरेशंस के दौरान भी मैंने पहले एक ईयर लॉन्ग कोर्स लिया था। तो वहां से मुझे ये समझ में आ गया था कि क्या चीजें पढ़नी है, किस चीज को किस ग्रेविटी से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद एक्चुअली मेंटर और गाइड जो हैं वो उस समय काम आते हैं जब आपकी लाइफ में बहुत मोनोटोनस चीजें होने लग जाती हैं। आप डेली वही चीजें पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वीक होने लग जाती है अगर आप एक मेंटर और गाइड की गाइडेंस में नहीं है। तो उस समय काफी जरूरी होता है कि कोई आपके साथ है जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड करता रहे, आपको उसके नए प्रोस्पेक्ट्स बताए कि भाई इसको अब इस तरीके से देखो। मतलब जैसे मेरे एक साथी थे जो मेरे साथ पहले प्रिपेयर करते थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका हो गया था, हम लोग साथ ही प्रिपेयर करते थे, तो मैं उनसे कंटिन्यूअस टच में बना रहता था। अच्छा। तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। वो मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताते रहते थे, नई नई चीजें पूछते रहते थे। एवरी नाउ एंड देन वो मेरा मॉक ले लेते थे कि कोई भी क्वेश्चन पे सवाल, तो मतलब मुझे पता लगता था कि मैं कितनी गहराई में हूँ, क्या चीज मुझे और फोकस करना है।
तो काफी इंपॉर्टेंट है एक मेंटर और गाइड का होना प्रिपरेशन। जैसा आपने अभी बताया कि मॉक ले लेता था, एज इन दैट वाज एन ओरल क्वेश्चन आंसर सेशन। राइट। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू यू फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन? हाँ, वेरी फ्रूटफुल। वही है कि एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ से आपकी चीजें यूजुअली याद रहती हैं। मतलब जैसे कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मैंने उनसे ओवर द फोन डिस्कस करी थी और वो मुझसे इंटरव्यू में पूछी गई थी। अच्छा। तो या वही सेम चीज अगर इंटरव्यूअर मुझसे पूछते हैं तो मैं एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करूंगा, क्योंकि वो चीज मैं पहले किसी से डिस्कस कर चुका हूँ। राइट। एंड जब इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर करना था बिफोर, तो एक एक yips होते हैं, नर्वसनेस होती है, चीजें बोलने लगते हैं एकदम से। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि एग्जाम के पहले सब याद है, एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आता भाई हमें हम सब भूल चुके हैं। एंड ये अभी इंटरव्यू वाले बच्चों के साथ बहुत हो रहा है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, पर घबराहट में वो भूल रहे हैं। तो हाउ डिड यू डील विद दैट नर्वसनेस? हाँ, एक्चुअली वो नर्वसनेस बिल्कुल कॉमन है, जेन्युइन है, होनी भी चाहिए। अगर नर्वसनेस नहीं होगी तो फिर वो मजा नहीं आएगा। नहीं गया। राइट। हाँ। तो उसको डील करने के लिए यही है कि बस उस समय आपके पास रहता नहीं है कुछ चीजें बदलने के लिए, तो एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो है अब तक हो चुका है और अब जो होगा इससे अच्छा ही होगा। तो बस वो मतलब माइंडसेट की बात है। मेरा जो इंटरव्यू था वो शाम को करीब 5:30 बजे हुआ था। अच्छा। और मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे से पहुंच गया था एमपी हाई कोर्ट। तो वो उतना जो समय था वो ओनली आई नो कि मैंने कैसे काटा है। पूरा दिन जब बच्चों को आते जाते देख रहे हैं, हाँ जी। टेंशन लगी रहती। तो आई बाकी हैव सीन नर्वसनेस सम होना स्टूडेंट्स बिल्कुल इवन ट्राइंग टू कॉमन क्लियर एंड जेन्युइन है। कौन सा सवाल पूछा, कौन सा सवाल पूछा, ऐसा बाहर बच्चे पूछते रहते राइट ना बट सो नाउ दैट यू आर इन द सर्विस, क्या कुछ ऐसी मिथ्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया था कि यार जुडिशरी में तो ऐसा होगा या वैसा होगा, कुछ समथिंग गुड समथिंग बैड जिसको आप बस्ट करना चाहोगे कि नहीं भाई, दीज वर मिथ्स, दिस इज द रियलिटी? मिथ, सबसे कॉमन मिथ तो यही है कि जो अपन टीवी में देखते हैं कोर्ट कैसा होता है, प्रोसीडिंग्स कैसी होती हैं, राइट। वैसा कुछ नहीं होता है। वो काफी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, कोर्ट में काम इतना रहता है। बाकी जो मुझे बताया गया था उससे काफी बेटर ही मिला मुझे। that's good. काफी आज से पहले तक जो कुछ समय पहले जो लोग भर्ती हुए थे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी दिक्कत थी। कोर्ट में स्टाफ की पहले बहुत समस्या होती थी। लकीली जब तक हम लोग आए हैं तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो चुकी हैं। कि काफी रिस्पेक्टफुल जॉब है, आपको काफी अच्छा पे मिलता है और दूसरे पर्क्स काफी हैं, तो वो सबसे काफी कंपनसेट हो जाता है। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो टोटली चेंज हो जाती है। राइट। तो मिथ्स एज इन मुझे तो ऐसा मतलब किसी ने पहले कोई ऐसी चीज नहीं बताई थी जो मुझे लगा कि ये तो टोटली गलत है, यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो मतलब बाकी मुझे almost एक लेवल अप ही मिली हर better. चीजें, जैसी मैंने सुनी थी उससे एक लेवल अप है सारी चीजें। बहुत बढ़िया। सर बहुत सारे अभी मतलब दिस वाज द प्रिपरेशन जर्नी आपकी एंड यू गेटिंग इनटू द सर्विस। अब कुछ यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो जुडिशरी गोल्ड के साथ एनरोल्ड नहीं है बट हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहते हैं। सो वी हैव close to 60,000 subscribers right now and we are not a very old institute in this field but still things have been done and बच्चों के साथ एक पंगा ये आता है कि वो कहते हैं यार सर आप ये स्ट्रैटेजी बता रहे हो, वो सर वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, वहां यूट्यूब पे मैंने ये देखी। तो इट लीड्स टू एन एनालिसिस पैरालिसिस काइंड ऑफ थिंग कि मैं ये भी देखूं वो भी देखूं, फॉलो किसको करूं। सो ये स्ट्रैटेजाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए? मतलब शॉर्ट में अगर मैं एक चीज एक लाइन में पूछूं, पढ़ना कैसे है, इसको अगर आप 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स में बताओ तो आप कैसे बताएंगे? तो आई वुड सजेस्ट कि एक आपको पहले अपनी रॉ स्ट्रेटजी बना के उनको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम में सबसे कंसल्ट किया, किसी ने बोला कि ऐसे पढ़ो, किसी ने बोला वैसे पढ़ो, तो उन सबको ऑब्जर्व करके पहले मैंने एक अपनी रॉ स्ट्रेटजी बनाई कि मैं ये तरीका करके देखता हूँ। उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते किया, रिजल्ट्स नहीं मिले, फिर थोड़ा सा अमेंड करके फिर दोबारा चेंज किया। तो मेरे अनुसार तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए सबकी सुन के,
क्या चीजें आपके लिए फेवरेबल है, और उस पे एकदम से बिल्कुल उसको अपनी पत्थर की लकीर मानकर एकदम चल नहीं पड़ना है। पहले उसको ट्राई करिए कि आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं। हो सकता है दूसरे के लिए वर्क कर रही हो, आपके लिए ना वर्क करे। Because every तो person मैंने is different. हाँ, अपनी 3-4 स्ट्रेटेजीज करीब चेंज करी और फाइनली एक पे सेटल किया, और जिससे मुझे रिजल्ट मिला। तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, किसी की स्ट्रेटेजी पे चलिए मत। And बहुत अच्छा बाकी रिजल्ट जो मिला. आप बुलेट पॉइंट्स पे जो आप एक बात करें कि 3-4 चीजें जो आपको फोकस करनी, तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि रिवीजन इज द की। आप एक ही चीज को इतनी बार रिवाइज कर लीजिए कि वो मतलब आपके बिल्कुल दिलो जान जहन में बस जाए एकदम। राइट. हाँ, रिवीजन जैसे मैंने आपको अभी आप स्ट्रेटजी की भी बात करी, तो एक स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि मैं फर्स्ट जो रीड होती थी किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें बहुत टाइम लेके करता था। फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, मैंने पहली सीआरपीसी अपनी 1.25 महीने करीब में कंप्लीट करी थी। उसके बाद उसके मल्टीपल रिवीजन्स कर करके ऐसा हो गया था कि मैं पूरी सीआरपीसी 8-9 घंटे में पूरी रिवाइज हो जाती थी। अच्छा. तो वही है, रिवीजन आप करिए अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। उसके अलावा जो एक मेंटरशिप की आपने बात की थी, एक मेंटर से या गाइड से अपने कंटिन्यूस टच में बने रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या चीजें नहीं आ रही हैं। नहीं तो ये जो सेल्फ स्टडी का एक विशियस सर्कल भी बन जाता है कभी कभी, कि आपको ऐसा लगता है कि आपने सब पढ़ लिया, इसके ऊपर कुछ नहीं है। राइट. तो आपको कोई जमीन पे लाने वाला हमेशा रहना चाहिए। हाँ. जी, ठीक है, ठीक है. लास्टली बस एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा सर, कि मतलब बीइंग अ जज इज अ रिवॉर्डिंग थिंग, इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग थिंग. So it's actually a two-parter question. First, what among all of that is the thing जो आपको लगता है कि हाँ worth it? मैंने जितनी मेहनत करी इतने साल, इतना समय दिया, अपना समय दिया, as in बहुत सारी चीजों को आपने sacrifice भी किया for that. right. क्या वो एक ऐसी चीज है जो उसको worth it बनाती है? Point one. Second part of the question is कि एक एक सजेशन जो आप ऑल टुगेदर सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, एंड दैट्स जस्ट वन सजेशन जिसको आप तलिस्मान कह सकते हो कि हाँ ये मेरी तरफ से है. कीप दिस आपका गुरु मंत्र के टाइप से अपने पास एंड स्टिक टू इट. व्हाट वुड दैट बी? सो कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या चीज जो है जो मतलब सारे सैक्रिफाइसेस को कंपनसेट करती है, तो मैं ये कहूँगा कि डेली सुबह उठ के जब रेडी होकर अपना यूनिफॉर्म पहन के कोर्ट जब जाते हैं, तो वो फीलिंग है, वो दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मतलब वो फिर सारी चीजें वो डेली सुबह आप बैक ऑफ द माइंड में चीजें आती हैं कि आपने क्या क्या किया है इसके लिए। डेली जो पक्षकार आते हैं आपके डिसीजंस, और उनको पढ़कर जो उनके मन चेहरे पे सेटिस्फैक्शन दिखता है, एक जो उनको रहती है कि चलो भाई हो गया, अब कोर्ट नहीं आना पड़ेगा दोबारा। तो वो जो फीलिंग रहती है दैट इज अनमैचेबल। तो बस ये है कि आप अपना एक गोल को लेके मतलब तैयारी करते रहिए, और लास्ट में ऐसा लगेगा कि इट वाज ऑल वर्थ इट। और सेकंड पार्ट पे आपके आते हैं कि गुरु मंत्र के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई रिवीजन इज द की। रिवाइज करते रहिए, मतलब टाइम उसको ऐसा यूटिलाइज करिए कि अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आपके एक हाथ में क्या यूट्यूब वीडियो चलता रहे जिसमें आपको एमपी का लोकल जीके ही पढ़ते रहे आप। मतलब आपको वो आपकी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी उस प्रिपरेशन ड्यूरेशन के लिए। अगर आपको यूट्यूब वीडियो देखने का ही शौक है भाई खाना खाते समय, तो कॉफी विद करण देखने की जगह आप जुडिशरी गोल्ड देख लीजिए। That's nice. ठीक है. सो बेसिकली मेरे पास इतने क्वेश्चंस अभी थे आपसे पूछने के लिए, बट इफ इट्स रिक्वायर्ड I'll connect with you again अगर मुझे मेरे स्टूडेंट्स को कभी मेंटर करना है. So I'll definitely connect with you. It was a wonderful session, sir. Thank you so much. आपने टाइम दिया, and it would be very fruitful for everybody who would be watching this video. So thanks a lot. Thank you. It was nice talking to you. Thank you.